हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यू नो दिस रेवोल्यूशन starts 14 July 1789. On this day, French Revolution started. In Paris, there was a rumor. The kings of the Paris ordered his troop. When people heard this, they formed a militia. In militia, 7,000 men and women gathered there to form a militia to oppose the kings. They attacked the Fort Versailles and looted all arms and ammunition which were hoarded there, and they released all the prisoners. There were only 7 prisoners. When kings arrived in France one day after, they heard, and after that, what happened in France? The kings ordered his troops to break down, to control the peoples, but this revolution occurred. यह फ्रेंच रेवोल्यूशन समय शुरू हो गई। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होने के पीछे रीजन क्या था, इसको जानने से पहले हम इस चैप्टर को 6 टॉपिक में डिवाइड किए हैं। इसको हम 6 टॉपिक में पढ़ेंगे। पहला हमारा पॉइंट है द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच रेवोल्यूशन को जानने के लिए हमको उस समय की जो सोसाइटी थी, जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी, जो स्ट्रक्चर था, उसको हमको जानना जरूरी है। 18th सेंचुरी में फ्रांस की सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था, इस चीज को जानना हमको जरूरी है। बिना इसको हम जाने फ्रेंच रेवोल्यूशन को नहीं समझ पाएंगे। तो उस समय 1774 में जो फ्रांस में जो बर्बन डायनेस्टी का किंग था लुईस 16, बर्बन डायनेस्टी का किंग लुईस 16, यह फ्रांस की गद्दी पर बैठा। उस समय राजा बना और उस समय इसकी एज जो थी 20 ईयर थी, यह 20 साल का था उस समय जब फ्रांस का राजा बना। जब यह राजा बना तो उसने देखा कि उसका जो ट्रेजर था, जो राजकोष था, पूरा इम्पटी था। और इम्पटी होने के पीछे बहुत सारे रीजन थे। क्यों उसका राजकोष इम्पटी था? इम्पटी ये था कि फ्रांस जो था बहुत दिनों तक वार में इंगेज था। फ्रांस बहुत दिनों तक वार लड़ा। वार किसके सपोर्ट में लड़ा? वार वह अमेरिका के सपोर्ट में लड़ा, क्योंकि अमेरिका की जो 13 कॉलोनी जो थी वह ब्रिटेन के कंट्रोल में थी, उसके कैप्चर में थी। तो फ्रांस जो है अमेरिका का सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वार में फ्रांस ने अपना सहयोग दिया। और उस हेल्प में उसके बहुत सारे जो ट्रेजर थे वह समाप्त हो गए। उसका राजकोष जो था वह खाली हो गया। जब राजकोष खाली हो गया तो राजकोष खाली होने के बाद वो अपने उस राजकोष को भरना चाह रहा था। अच्छा,
ये प्रॉब्लम एक थी। और इसके पास दूसरी समस्या यहाँ पर फ्रांस सोसाइटी में एक समस्या और थी कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी, जो फ्रांस का जो समाज था, वह 3 स्टेट में बटा हुआ था। फ्रांस का जो समाज था वो सोसाइटी 3 स्टेट में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। इसमें फ्रांस का डिवीजन था। पूरा समाज जो फ्रांस का था 3 ग्रुप में बटा था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। और इस समाज में जो फर्स्ट स्टेज के लोग थे और जो सेकेंड स्टेज के लोग थे, इनको प्रिविलेज प्राप्त था। ये समाज में इनको विशेष दर्जा था, इनको टैक्स नहीं देना होता था। दूसरी बात, जो थर्ड स्टेज के लोग थे, सारा जो फ्रांस का जो खर्च होता था, एक्सपेंडिचर होता था, जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो सारी व्यवस्था है, सारी की सारी जिम्मेदारी थर्ड स्टेज के लोगों की थी। और यह लोग जो थे ये टैक्स फ्री थे, इनको टैक्स नहीं देना था। दूसरी बात, फ्रांस में 2 तरह के टैक्स हुआ करते थे, टाइप और टाइम। ये 2 टैक्स होते थे। टाइप जो होता था, इस टैक्स को जो चर्च के लोग होते थे, जो फर्स्ट स्टेज से बिलोंग करते थे, जो क्लर्जी थे, या फर्स्ट स्टेज के लोग इस टैक्स को लेते थे। यह चर्च के द्वारा वसूल किया जाता था। और इसके बाद जो टाइप जो टैक्स था, टाइलिया टैक्स, यह गवर्नमेंट को जाता था, गवर्नमेंट को, फ्रांस गवर्नमेंट को यह टैक्स जाता था। और इसमें इस टैक्स में कुछ डायरेक्ट टैक्स के साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी हुआ करता था फ्रांस में। तो यह सारे जो रीजन थे, फ्रांस की सोसाइटी के कारण ही, फ्रेंच सोसाइटी के स्ट्रक्चर के कारण ही एक रीजन यह बनता है कि फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन था। फ्रांस के सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था। फर्स्ट स्टेज के लोगों को टैक्स नहीं देना होता था, वह क्लर्जी लोग थे। सेकेंड स्टेज के लोगों को टैक्स नहीं देना होता, उसमें नोबल पर्सन से बिलोंग करते थे, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते थे, जो राजशाही परिवार के जो लोग होते हैं, उनको टैक्स नहीं देना होता। सिर्फ थर्ड स्टेज के लोगों को, जिसमें आम जन पीपुल होते थे, जैसे सपोज कर लीजिए आपके पीजेंट हो गए, फार्मर हो गए, वर्कर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इन लोगों को टैक्स देना होता था। यह फ्रांस की सोसाइटी थी। यह एक रीजन बनता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि अगर फ्रांस की सोसाइटी अगर ऐसी नहीं होती, फ्रांस की समाज का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, तो यह रेवोल्यूशन शायद नहीं होता। इस रेवोल्यूशन होने में यह सोसाइटी भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये दूसरी बात और एक है कि फ्रांस में कंडीशन और आ गई कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वह बढ़ गई। 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, फ्रांस की पॉपुलेशन थी 2.3 मिलियन थी, इतनी पॉपुलेशन थी। और उसके बाद इसके बाद इसकी पॉपुलेशन इस रेट को 89 तक आते आते 1789 तक आते आते 2.8 मिलियन इसकी पॉपुलेशन हो गई। तो अब इसका पॉपुलेशन में रेवोल्यूशन का क्या रोल है? 1715 में पॉपुलेशन 2.3 मिलियन, 1789 में पॉपुलेशन 2.8 मिलियन, यानी पॉपुलेशन बढ़ गई। तो पॉपुलेशन बढ़ने से रेवोल्यूशन होने का क्या रीजन है? इसका क्या कनेक्शन है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रेवोल्यूशन बढ़ जाएगा, रेवोल्यूशन हो जाएगा? इसका ये रीजन है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लोगों की डिमांड भी बढ़ी, ग्रेन की डिमांड भी बढ़ी, अनाज खाने के लिए अनाज की जरूरत हुई, लेकिन फूड ग्रेन आपके जो प्रोडक्शन थे उस प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, प्रोडक्शन आपका नहीं बढ़ा, लेकिन आपकी पॉपुलेशन बढ़ी। जब पॉपुलेशन बढ़ी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, तो जो प्राइसेस थे, जो वहाँ की जो वस्तुओं के जो दाम थे वो बढ़ने लगे। जब वो दाम बढ़ने लगे तो वहाँ की जो जनता थी वह काफी नाराज हो गई और कभी कभी
इतनी समस्या और विकट आ जाती थी कि जो फसल किसी कारण से अगर डिस्ट्रॉय हो जाती थी, फसल डिस्ट्रॉय होने के कारण लोगों को जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाती थी, यानी जीने का संकट आ जाता था। उनको इतना भी नहीं मिल पाता था कि जैसे वो जिंदा रह सके। तो यह भी एक रीजन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। हमने आपको बताया फ्रेंच रेवोल्यूशन का पहला रीजन हमने आपको बताया फ्रेंच सोसाइटी का स्ट्रक्चर, इसने भी फ्रांस के रेवोल्यूशन में अपना रोल प्ले किया। इसके बाद स्ट्रक्चर के साथ साथ वहां पे जो हमने आपको दो टैक्स बताए, टाइल और टाइल, जो एक टैक्स जो है चर्च जो टैक्स लेता था, वह जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता था उनका 1/10 पार्ट वह टैक्स लेता था। दूसरी बात, पॉपुलेशन ने भी रेवोल्यूशन में अपना रोल प्ले किया। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होती तो रेवोल्यूशन नहीं होता शायद, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड नहीं बढ़ पाई, प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया, वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे। इससे भी फ्रेंच रेवोल्यूशन को आगे आने में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के इमरजेंस में अपना रोल दिया। दूसरा रीजन इसमें एक और है, मिडिल क्लास। उस समय फ्रांस में 18वीं सेंचुरी में एक और वर्ग बढ़ा, मिडिल क्लास के लोग। ये मिडिल क्लास एक ग्रुप सामने आया, एक मिडिल क्लास का वर्ग सामने आया। क्या हुआ? क्या जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो थर्ड स्टेज के लोग थे, वह उसी में से जो एजुकेटेड पर्सन थे वह उभर कर सामने आए। उन्होंने समाज की व्यवस्था को बदलने की, जब उन्होंने देखा कि फ्रांस में प्रिविलेज है, कुछ लोगों को जन्म के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त है, उनको टैक्स नहीं देना है, तो जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उसमें जो एजुकेटेड पर्सन थे वो सामने आए। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था जो है गलत है, क्योंकि सारे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो उसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए मिडिल क्लास के लोग सामने आए और उनकी यह वकालत थी कि सबके साथ सबको फ्रीडम मिले और सबके साथ इक्वलिटी का भी है किया जाए, यानी कि सारे नागरिक इक्वल हों, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। इसके पहले क्या होता था? समाज 3 वर्गों में बटा था, 2 को टैक्स नहीं देना होता था, थर्ड स्टेज को टैक्स देना होता। पहला डिस्क्रिमिनेशन यहाँ हो गया। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, यह जो पुरानी व्यवस्था है, जो ओल्ड रेजिम है, इसको बदलना है, सबको टैक्स देना है या किसी को नहीं देना है, यह उनकी सोच थी। तो उसमें कुछ ऐसे हमारे फिलासफर आए जिन्होंने यह सारी बात उठाई, जिसमें से आपके मॉन्टेस्क्यू, जीन जैक्स रूसो, जॉन लॉक, इन लोगों ने अपनी वकालत, जॉन लॉक ने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में यह बताया, उन्होंने एक बुक लिखा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक ने यह बताया कि जो उस समय राजा को, ओल्ड रेजिमी में फ्रांस में राजा को डिवाइन माना जाता था, ईश्वर माना जाता था, कि राजा जो कर दे वही सही है, उसका खंडन किया इन्होंने। इसके बाद रूसो ने अपनी बुक निकाला सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने यह एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि राजा और जनता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक संबंध है, एक रिलेशन है। यानी अगर राजा और जनता के बीच में अगर रिलेशन नहीं रहता है, टूटता है, तो जनता को राजा को हटाने का अधिकार है, यह बताया। और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज यह बताया कि जो यह पावर का जो डिवीजन है, पावर जो सत्ता है, यह 3 ग्रुप में बटी होनी चाहिए, यानी किसी एक के पास पूरा पावर न हो, 3 लोगों में बटना, 3 स्टेज में पावर बटे। तो उन्होंने पहला बताया लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। जुडिशियरी में पावर को बांटा, यानी पावर लेजिस्लेचर में बढ़ जाए, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में हो जाए और जुडिशियरी में पावर बढ़ जाए। अगर इस तरह पावर बटेगा तो एक व्यक्ति के हाथ में पावर कंसंट्रेट नहीं होगा, पावर अलग अलग जगह कंसंट्रेट होगा, तो कोई भी व्यक्ति मोनार्की, डिक्टेटर नहीं बन पाएगा। और यही मॉडल जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनमें पावर बटा हुआ है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। जैसे आपके देश में भी पावर बटा है, एक कानून बनाने वाली संस्था अलग है,
इंस्टीट्यूट करने वाली संस्था अलग है, अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उस पर डिसीजन लेने की संस्था अलग है। इन सारे मॉडल को उन्होंने बताया। ये जो फिलासफर थे, यह फ्रांस की सोसाइटी के विषय में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यह सारे जो रीजन थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण थे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।